उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपके पास सब्स्टिट्यूट क्या है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आर बाउंड टू कम्स इन एवरीबॉडीज लाइफ। जैसे अगर मैं आपकी ही बात करूँ, तो आज सेशन में जब मैं अपने आप को कनेक्ट कर रहा था, इट टुक नियर अबाउट 15 मिनट्स टू गेट द लिंक ओपन। क्यों? क्योंकि पहले मैंने इसको मोबाइल में ओपन करने की कोशिश की, मोबाइल में ओपन नहीं हुआ। फिर मैंने इसको अपने लैपटॉप में ओपन करने की कोशिश की, तो जैमर्स लगे हैं, जैमर्स से ओपन नहीं हुआ। देन आई टुक सम एक्स्ट्रा IT facilities, like I open this Microsoft Zoom with IP access। मैंने उसको रिमोट IP एड्रेस से उसको ओपन किया ताकि मैं आपकी मीटिंग के साथ कनेक्ट हो सकूं। तो वही चीज़ है कि मेरे पास जितने अल्टरनेटिव्स होंगे उतना ही ज़्यादा मैं एक्सपेरिमेंट कर पाऊंगा, और जितने एक्सपेरिमेंट मेरे पास होंगे मैं उतना ही ज़्यादा अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर पाऊंगा, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने जो सोचा वो चीज़ एग्जीक्यूट हो ही जाए। ये भी हो सकता है कि जो मैंने सोचा है वो मैं एग्जीक्यूट ना कर पाऊँ। अगर मैं किसी चीज़ को प्लान कर रहा हूँ और मेरा प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है, तो मेरे पास एक बैकअप, एक अल्टरनेट प्लान होना चाहिए कि भाई अगर मेरा प्लान ए एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो क्या मेरे पास कोई प्लान बी है जिसके थ्रू मैं अपने बिजनेस में आई हुई प्रॉब्लम्स को और अपने सॉरी बिजनेस में जो भी मेरे पास इंटरप्शंस हैं उन इंटरप्शंस को मैं कैसे रिमूव करूंगा। दूसरी चीज, बिजनेस में प्लानिंग के साथ साथ डिसीजन मेकिंग भी बहुत होती हैं। डिसीजन मेकिंग में मतलब when we are planning to do something, we have to find out which way should I go, that this way if I'm using this way, up to what level I can proceed, or you can say I do have A, B, C, D, E plan. Suppose I'm having 6 plans, and with plan A I would reach up to that level. With plan B I will reach to the B level. With plan C I will reach to the some certain level. So out of these 6 plans, which plan is the best suited plan for my business, so that I can generate more and more revenue for the organization। जैसे आपकी बॉडी में जब तक आपकी नसों में खून दौड़ता रहता है तब तक आप जिंदा रहते हो, उसी तरह से किसी भी बिजनेस में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब तक उसकी नसों में फाइनेंस का मतलब पैसा, लिक्विडिटी दौड़ती रहती है, वो बिजनेस या वो ऑर्गेनाइजेशन जिंदा रहती है। चाहे हम बात करें मार्केटिंग की, चाहे हम बात करें डे टू डे ऑपरेशन की, चाहे हम बात करें R&D की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की, किसी भी काम को हम करें उस काम में हर जगह पैसा इन्वॉल्व होगा। तो जो मॉनेटरी टर्म है वो बिजनेस में हर जगह इन्वॉल्व होगा। तो जो मनी मैनेजमेंट कंसेप्ट होता है किसी भी बिजनेस प्लान का, वो सबसे इम्पोर्टेंट प्लान होता है कि आप कितना पैसा रिजर्व एंड सरप्लस में रख के चलेंगे, कितना पैसा आप मार्केटिंग में लेके चलेंगे, कितना पैसा आप डेप्थ में लेके चलेंगे। अच्छा, जो आपने प्रॉफिट कमाया है, अगर वो प्रॉफिट आपने बिल्कुल एज इट इज रख दिया तो वो पैसा ग्रो तो होगा नहीं। मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए, आपने 100 रुपये कमाए और वो 100 रुपये जाके आपने अपनी अलमारी में रख दिए। वो 100 रुपये आज की तारीख में, अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल देखूं, तो आप नॉर्मली आज से 10 दिन पहले 100 रुपये में आप हो सकता था 1 लीटर पेट्रोल खरीद लें, लेकिन आज की तारीख में आप 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल नहीं खरीद सकते। वो भी 100 रुपये, 10 दिन पहले भी वो 100 रुपये था, आज भी वो 100 रुपये ही है, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई। 10 दिन पहले आप 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल खरीद सकते थे, आज 100 रुपये में आप 1 लीटर पेट्रोल नहीं खरीद पा रहे। इसका मतलब जो पैसे की परचेजिंग पावर है वो टाइम के साथ डे बाय डे घट रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो अगर आपकी कंपनी ने कोई प्रॉफिट कमाया है और उस प्रॉफिट से जो पैसा आपको मिला है वो पैसा आपने सिर्फ उठा के अलमारी में रख दिया, तो डे बाय डे उस पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो परचेजिंग पावर घटेगी। अब आपने देखना है कि मार्केट में जो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, वो 15% के हिसाब से बढ़ रहा है। मतलब आज जो आप 100 रुपये में खरीद सकते हो, कल उतने ही पैसे, उतना ही सामान खरीदने के लिए आपको 115 रुपये चाहिए होगा।
तो अगर आपने आज के 100 रुपए को कल 115 में कन्वर्ट नहीं किया, तो कल आप 100 रुपए में जो सामान खरीद सकते थे, आज वो 100 रुपए में नहीं मिलेगा। तो आपके पास जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट आपने कमाया है, जो प्रॉफिट आपने अर्न किया है, उस प्रॉफिट को आपने इन्वेस्ट भी करना है। बड़े-बड़े बिजनेस हाउसेस हैं, जैसे टाटा है, आदित्य बिरला ग्रुप्स हैं, ये बहुत बड़ी कंपनीज हैं। इसके बावजूद जो भी प्रॉफिट ये लोग अर्न करते हैं, ये पैसा दूसरी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट इसलिए करते हैं कि दूसरी कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है, तो जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है, उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट वो उनसे डिविडेंड मांगते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। लाभांश मतलब अगर उस कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है, तो उस प्रॉफिट में उनकी हिस्सेदारी होगी। तो वो अपनी कंपनी से तो पैसा बना ही रहे हैं, साथ में कोई दूसरी कंपनी अगर अच्छा बिजनेस कर रही है, तो उससे भी वो लोग पैसा अर्न करते हैं। तो इसे कहते हैं मनी ग्रोइंग फैक्टर। पैसा केवल कमाना नहीं है, पैसा कमा के उसको ग्रो भी करना है। आप इन्वेस्ट करेंगे, जैसे अगर मैं बात करूं, आपने बहुत सारे एड्स देखे होंगे, म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड नॉर्मली होता क्या है, मान लीजिए मेरे क्लास में जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि आज की तारीख में ए कमोडिटी, बी कमोडिटी, सी कमोडिटी, डी कमोडिटी, 6 कमोडिटी है। अब मैंने इन्वेस्ट, मेरे पास पैसा है, मैंने बिजनेस में लगाया है, लेकिन मुझे ये देखना है कि इन फ्यूचर अगर मेरे बिजनेस में कहीं आगे फ्यूचर में नुकसान हो, तो मेरे पास एक अल्टरनेट प्लान हो, जहां से पैसा निकाल कर मैं अपने बिजनेस में लगा सकूं। मान लीजिए किसी महीने मेरी सेल कम हुई, या मेरे ट्रांजेक्शन्स कम हुई, या मेरा कैश इनफ्लो कम हुआ, लेकिन मुझे स्टाफ की सैलरी देनी है, मुझे अपने डे टू डे एक्सपीरियंसेस मीट आउट करने हैं, मुझे रॉ मटेरियल बाजार से खरीदना है, मुझे लोगों को डेब्ट पे पैसा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जो आपके बड़े बिजनेस हाउस हैं, वो नॉर्मली जब आपका ऑर्डर देते हैं, तो उनको क्या होता है कि पेमेंट 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उनके उसमें आता है। तो 2-3 महीने का बफर टाइम उनको लेके चलना पड़ता है। तो मैं अपना पैसा एज़ ए फाइनेंशियल मैनेजर, मैं बिज़नेस ओनर हूँ, मुझे अपने फाइनेंशियल मैनेजर को ये कहना पड़ेगा कि भई ये जो तुमने रिज़र्व और सरप्लस रखा हुआ है, इस रिज़र्व और सरप्लस को कहीं 6 जगह लगाओ, ताकि इन फ्यूचर अगर मेरी कंपनी लॉस में जाए, तो इन 6 जगह में से कोई एक जगह जो प्रॉफिट हो रहा होगा, वहाँ से पैसा निकाल कर मैं अपने बिज़नेस में लगा सकूँ। क्योंकि जब मैं अपना पैसा बिज़नेस में लगाऊँगा, पैसे से पैसा जनरेट करूँगा, तभी तो मैं अपनी कंपनी को सर्वाइव कर पाऊँगा ना। क्योंकि कंपनी क्या है, कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, लिविंग बीइंग्स हैं। दे हैव देयर ओन लायबिलिटी, दे हैव देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है? अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी अपनी कुछ ज़िम्मेदारियाँ होंगी, उनकी अपनी फैमिली के प्रति कुछ ज़िम्मेदारियाँ होंगी। अगर उनको टाइम पे उनका जो रेम्युनेशन है, सैलरी है, पर्क्स है, बोनस है, ना मिले, तो क्या होगा? एक फीलिंग ऑफ अनसैटिस्फैक्शन जनरेट होता है एम्प्लॉइज़ के माइंड में कि भाई, आई हैव वर्क्ड डन अ लॉट, बट आफ्टर एट द एंड ऑफ द मंथ आई डिड नॉट गेट एनीथिंग दैट मोटिवेट मी to do more and more effort. What would happen? The negative kind of feeling would get into the organization, और organization क्या होगा, जब organization में किसी भी तरह की negative feeling आती है, तो आपकी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस लेवल डाउन होता जाता है। जब परफॉर्मेंस लेवल डाउन होगा, तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। जब प्रोडक्टिविटी कम होगी, तो ऑब्वियसली आप जो चीज़ जनरेट कर रहे हो, उसकी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। जब आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, तो मार्केट में कहीं न कहीं आपसे एक बैड इंप्रेशन जाएगा, और आप मार्केट से अपना बिज़नेस लूज़ कर जाएँगे। तो बिज़नेस मॉडल में आपको हर चीज़ का ध्यान रखना होता है। पैसा कहाँ से आएगा, वो पैसा कितनी जगह मुझको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना पैसा मुझे रॉ मटेरियल, अब जैसे मान लीजिए मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हूँ, तो मैन्युफैक्चरिंग में मैं जब कोई प्रोडक्ट बनाऊँगा, तो उसके लिए मुझे कच्चा माल चाहिए होगा, रॉ मटेरियल। वो रॉ मटेरियल मैं कहाँ से खरीदूँगा? कितने पैसे में खरीदूँगा? और कितना खरीदूँगा? ये जानना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ मुझे 100 यूनिट बेचनी है, मुझे अगर मई के महीने में या जुलाई के महीने में 100 कूलर बना के बेचने हैं, तो मैं मार्केट से उतना ही माल, रॉ मटेरियल, कच्चा माल प्रोक्योर करूँगा कि मैं 100 कूलर बना सकूँ और 100 कूलर बाज़ार से बेच सकूँ। ऐसा तो नहीं कि मुझे बेचने हैं 100 कूलर और मैंने 1000 का कच्चा माल खरीद लिया। तो उससे क्या हुआ, एक बहुत बड़ा अमाउंट मैंने ब्लॉक कर दिया। मैंने 1000 कूलर के लिए
जो रॉ मटेरियल था वो परचेज कर लिया। बेचने मुझे 100 थे, 100 का खरीदता, 990 रुपए का जो मेरा 990 कूलर का जो मेरा पैसा था रॉ मटेरियल, वो कम से कम मेरे हाथ में तो रहता। अब मेरे हाथ में नहीं है, वो मैंने खरीद लिया। अब रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है, उस रॉ मटेरियल को जब तक मैं फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट नहीं करूंगा तब तक वो मार्केट में सेल नहीं होगा। जब तक मार्केट में सेल नहीं होगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो कंपनी में पैसा नहीं आएगा। और आपके पास जब पैसा ही नहीं होगा तो वो अपने कंपनी के जो डे टू डे ऑपरेशन है, रोज के जो खर्चे हैं, वो कहाँ से देगा। तो इसलिए एक आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कितना कच्चा माल मैंने खरीदा, कच्चे माल से सेमी फिनिश गुड, सेमी फिनिश गुड से फिनिश गुड, ये सारा सामान कहीं ना कहीं तो आप स्टोर करोगे। जहां भी स्टोर करोगे वहां पर आपको स्टोर करने के लिए आप कह सकते हैं कि आपको गोडाउन चाहिए होंगे। वो गोडाउन आपके अपने हो सकते हैं, आप रेंट पे ले सकते हो। तो अगर आपके अपने हैं तो भी कुछ ना कुछ खर्चा तो वो लेंगे, और रेंट पे है तो रेंट आपको पे करना पड़ेगा। उसकी सिक्योरिटी आपको चाहिए होगी, सिक्योरिटी, मेंटेनेंस, और फिर सबसे बड़ी चीज, जो भी आपका फिनिश गुड है, उस वेयर हाउसेस में जो भी सामान रखा होता है उसका हम इंश्योरेंस कराते हैं। ऑल ऑफ सडन मान लो आपके गोडाउन में 1 करोड़ का माल पड़ा हुआ है, और मान लीजिए किसी दुर्घटनावश आपके वेयर हाउस में या आपके गोडाउन में आग लग जाती है या नुकसान हो जाता है, तो वो 1 करोड़ का जो आपका सामान है वो तो आपके लिए वेस्ट हो गया, वो 1 करोड़ का आपका नुकसान हो गया। तो आप उसका इंश्योरेंस कराओगे। अगर 1 करोड़ का माल आपने अपने उसमें गोडाउन में अपने वेयर हाउसेस में रखा है तो उसका इंश्योरेंस कराओगे कि अगर कभी कोई नेचुरल या डिजास्टर या किसी तरह का एक्सीडेंट हो और उसमें मेरा सामान नुकसान हो जाए तो मुझे कंपनसेशन मिल जाए। तो मैं वेयर हाउस में उतना ही माल रखूंगा ना जितना कि मैं सेल आउट कर सकूं। ऐसा तो नहीं कि मैंने 10 साल का बना के रख लिया और 10 साल तक कोई प्रोडक्शन नहीं होनी है, और मैंने अपना जितना पैसा था वो सारा मैन्युफैक्चरिंग में लगा दिया। अब उसमें क्या है कि हो सकता है कि मेरा 1 साल तो सामान बिक जाए, दूसरे साल में आते आते मेरी टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी हो चुकी हो कि जो दूसरी टेक्नोलॉजी आ गई वो उससे ज़्यादा एडवांस है। अब मुझसे अगर ज़्यादा एडवांस की टेक्नोलॉजी कोई आ गई तो लोग मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। जब मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो मेरा प्रोडक्ट मार्केट से आउटडेटेड होगा। तो जो मैंने वेयर हाउसेस, लैंड और गोडाउन ऑक्यूपाई कर रखे हैं उसका मुझे रेंट भी देना है, उसकी सिक्योरिटी भी मुझे देनी है, उसका मुझे इंश्योरेंस भी देना है। और इन सब के बावजूद जो पैसा मैंने अपना ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है रॉ मटेरियल, कच्चा माल खरीदने में, वो तो चला गया ना मेरे पास। अब मेरा सामान बिक नहीं रहा तो कैश इनफ्लो हुआ नहीं, और कैश आउटफ्लो पूरा हुआ हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, मार्केट से जब आपके पास रेवेन्यू जनरेट नहीं आएगा तो आपकी कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाएगी। कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाने का मतलब है कि आपकी कंपनी मार्केट से आउटडेटेड हो गई, आपकी कंपनी के पास कैश नहीं है, आपकी कंपनी के पास पैसा नहीं है, आपको अपने एम्प्लॉय को देने के लिए सैलरी नहीं है। तो इन दैट केस बिजनेस प्लान कैनवस में जब हम बात करते हैं तो हमको डे टू डे कैश फ्लो पॉलिसी, कैश मैनेजमेंट पॉलिसी, फंड फ्लो प्रोसेस, कैश फ्लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब हम बात करते हैं बिजनेस की तो बिजनेस कोई यूनिवर्सल साइंस नहीं है। यूनिवर्सल साइंस का मतलब कि 2+2 हमेशा 4 रहेंगे, 4+4 हमेशा 8 रहेंगे, वो यूनिवर्सल साइंस है, ये कभी बदल नहीं सकता। लेकिन जब हम बात करते हैं बिजनेस की तो बिजनेस में चीजें परिस्थितियों के अनुसार, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। जैसे आज की तारीख में अगर मैं बात करूं, नाउ इट इज वेरी स्कॉचिंग हॉट इज देयर। तो इन दिस वेरी हॉट टाइम, जब इतनी स्कॉचिंग हॉट है, इतनी ज्यादा गर्मी है, तो अगर मैं अब किसी को कप ऑफ कॉफी ऑफर करूं तो लोग क्या उस चीज को लेना पसंद करेंगे? नहीं। उनको क्या चीज चाहिए? उनको वो चीज चाहिए जो उनको इस गर्मी से निजात दिला सके। इट मे बी कोल्ड ड्रिंक, इट मे बी काइंड ऑफ जूस। तो इस तरह का बिजनेस में अगर इस टाइम शुरू करूंगा
तो उसमें प्रोबेबिलिटी है कि मेरा बिजनेस चल जाए। लेकिन अगर इस समय मैं किसी को कॉफी या कोई ऐसी चीज ऑफर करूं जो उनको गर्मी से निजात दिलाने के बजाय उनको उस चीज में और इन्वॉल्व करे, तो लोग मेरा प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग भी होनी बहुत जरूरी है। एनी डाउट टिल नाउ? अगर कोई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब देने के लिए बैठा हूँ, नहीं तो फिर मैं आगे शुरू करूँ। और मैडम तनुश्री मैम, अगर आपको लगता है कि सेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं, मैं उसको कंटिन्यू कर दूँ। सर आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, मुझे 1 मिनट दीजिए, मेरे फैकल्टी आए हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। तो इसके बाद नॉर्मली जो हमारे पास कैश का हो गया, अब आता है सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। जैसे मैं कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट कर रहा हूँ, कोई भी बिजनेस मेरा है, तो मेरे बिजनेस में कुछ तो मेरे कॉम्पिटिटर्स होंगे और कॉम्पिटिटर के साथ साथ कुछ मेरे सब्स्टिट्यूट्स होंगे। सब्स्टिट्यूट्स जैसे मान लीजिए मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो मैं अपनी प्यास पानी से भी बुझा सकता हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक भी ले सकता हूँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं मिलता है तो मैं जूस भी ले सकता हूँ, जूस नहीं मिलता है तो मैं इस टाइम लस्सी पे भी जा सकता हूँ। तो मार्केट में इतने सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस के अल्टरनेटिव्स क्या हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। कौन सा बिजनेस आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है या सब्सिडरी है। जैसे मारुति कंपनी है या कोई भी कार कंपनी है, अगर कार ज्यादा बिकेंगी तो टायर भी ज्यादा बिकेंगे, कार कम बिकेंगी तो टायर भी कम बिकेंगे। तो टायर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है या सब्सिडरी प्रोडक्ट है किसका? कार का। ठीक है, तो कार का सब्सिडरी प्रोडक्ट होने की वजह से जो टायर्स की सेल है वो कार पे डिपेंड करती है। कार का ही सब्सिडरी प्रोडक्ट है आपका फ्यूल। अगर कार ज्यादा बिकेंगी, फ्यूल ज्यादा कंज्यूम होगा, कार चलना बंद हो जाएंगे, फ्यूल कम कंज्यूम होगा। तो नॉर्मली जब हम किसी बिजनेस में रन करते हैं तो हमको सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि हमारे बिजनेस में ऐसे कौन कौन से सब्स्टिट्यूट या सब्सिडरी प्रोडक्ट हैं जिनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्शन है। अभी आपने देखा था फ्यूल प्राइसेस हाई होने की वजह से लोगों ने परचेजिंग द ऑटोमोबाइल सेगमेंट इंक्लिनेशन डाउनवर्ड हो गया था, लोगों का गाड़ियों के प्रति रुझान कम हो गया था, लोग गाड़ियां नहीं खरीद रहे थे। ऑटोमेटिकली अगर सडनली कल को स्टील प्राइसेस हाइक हो जाए तो जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, कार्स हैं, बाइक्स हैं, ये सारी स्टील से बन हो जाएगी। तो जब आप गाड़ियों के प्राइसेस देखोगे तो वो प्राइसेस बहुत ज्यादा आएंगी। अब जब प्राइसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगी, लोगों की पहुंच से बाहर हो जाएगा, तो लोग उसको खरीदना पसंद नहीं करेंगे। तो आप चीजों को तभी तक परचेज कर सकते हो जब तक वो आपके बजट में आती है। तो सबसे पहले बिजनेस ऑनर का जो चैलेंज होता है कि मैं अपना प्रोडक्ट जो उसकी कॉस्ट है, सब कुछ होने के बाद प्रॉफिट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद इस लिमिट में रखूं कि मेरा जो कस्टमर सेगमेंट है वो उसको आसानी से खरीद पाए। क्योंकि अगर वो उसके रीच के बाहर होगा तो वो प्रोडक्ट मेरा सेलेबल नहीं होगा, मेरा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो सबसे पहली कॉस्ट मेरी ये चैलेंजेस होता है कि मेरा प्रोडक्ट ना केवल मार्केट में लॉन्च हो बल्कि लोग उसको टाइमली खरीदे भी, इनोवेटिव हो, दूसरों से हट के हो, उसमें एक ऐसा फीचर हो, ऐसी यूएसपी हो जो दूसरों से उसको अलग करती हो, ताकि लोग मेरे प्रोडक्ट को हाथों हाथ लें। तो ये सारी चीजें जो हैं बिजनेस प्लान में, ये ध्यान रखना पड़ता है। इसका कोई मतलब ये नहीं कह सकते हम कि आज जो बिजनेस प्लान है वो कल भी साउंड प्रूफ होगा, ऐसा नहीं है। हो सकता है आज बिजनेस प्लान आज की टाइम के अकॉर्डिंग, आज की परिस्थिति के अकॉर्डिंग, आज के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल हो, कल हो सकता है चीजें बदल जाएं, प्रॉफिटेबल ना हो।
तो ये सारी चीजें बिजनेस प्लान में हमें कहते हैं कि पूरा इन्वायरमेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। जब हम बिजनेस करते हैं तो हमको पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोसाइटल, इन्वायरमेंटल, लीगल सारी चीजें एनालिसिस करनी पड़ती हैं, सारी चीजें स्कैन करनी पड़ती हैं कि जो बिजनेस मैं कर रहा हूँ उसके क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं, मुझ पर कौन कौन से लीगल ऑब्लिगेशंस आते हैं, मेरी क्या लायबिलिटीज हैं, ये सारी चीजें मुझे देखनी है। कितना इकोनॉमिकली मैं जा सकता हूँ, मेरी इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होगी, सोसाइटी में इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या होगा, सोसाइटी में इसकी एक्सेप्टेंस कितनी होगी, ये सारी चीजें मुझे जाननी पड़ेगी। तो बिजनेस प्लान एक ऐसा है, जब आप किसी बिजनेस की बात करते हो तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स पूरे देखने होते हैं। जब तक आप केवल वन साइडेड देख के चलोगे तब तक नहीं होगा। आपको वर्स्ट टू वर्स्ट पोजीशन भी सोच के रखनी है, जहां पर वर्स्ट टू वर्स्ट पोजीशन में आपको कैसे बाहर निकलना है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नेगेटिव के बिना पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करता। टू नेगेटिव मेक्स वन थिंग पॉजिटिव। जब आप नेगेटिव सोच के चलोगे तब आप पॉजिटिव देखोगे। अगर आप सब चीजें बहुत अच्छा ही अच्छा सोचते चले जाओगे कि सब कुछ अच्छा ही होगा, आज मैंने बिजनेस खोला, कल मैं बंगलो खरीद दूंगा, परसों गाड़ी हो जाएगी, ठीक है, तो ऐसा फिजिबल नहीं है। ये केवल आपके सपनों में होता है, बहुत स्ट्रगल होता है, बहुत टाइम लगता है। अभी जो आप ड्रीम 11 वाला कंसेप्ट देखते हो, अगर आपको मैं बता दूं कि वो ड्रीम 11 जो आज 2018 में एक क्रेज बना हुआ है, इस ड्रीम 11 की शुरुआत 2006 में हुई थी गुजरात में। 2006 से लेकर 2015 तक शायद ही आपने कभी ड्रीम 11 का नाम सुना होगा। ड्रीम 11 2018 में आया, और जैसे ही ड्रीम 11 2018 में आया उसके साथ ही 3 उसके कॉपी कैट शुरू हो गए। माई सर्किल 11 और भी बहुत सारे वो जो आपके फैंटेसी गेम्स हैं वो शुरू हो गए। तो आपका मार्केट में कितने समय तक आपकी मोनोपोली होगी, उतने समय तक आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो मैं यहीं पर खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि अगर कंटिन्यू करता रहा तनुश्री मैम तो ये एक ऐसा है कभी खत्म नहीं हो सकता, इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। क्योंकि बिजनेस कभी खत्म हो ही नहीं सकता। बिजनेस का एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, और जब वो अपने डिक्लाइन स्टेज पे आता है तो हमें ये सोचना होता है कि अब हम ऐसा नया क्या करें कि जो हमारा प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में आया है वो कैसे रिवाइव हो जाए। क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मैं ओपन हूँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं प्लीज। In case anyone has any question, may raise their hands. No confusion, no study, no confusion. No one. Okay, sir. No issues. Sir, so we may end this session, sir. Yeah, if you possible now, you should. Yes, sir. So we have come to the end of this workshop, and I, Dr. Tanushree, extend my heartiest gratitude to you, sir, for giving us your valuable time. I also thank all the participants who have definitely gained a lot from sir. Thank you so much, sir.